नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। एक कांग्रेस जिसका इस देश की राजनीति पर किसी दौर में एक छत्र राज हुआ करता था। एक कांग्रेस जिसके हिस्से देश की आजादी के बाद के अब तक के तमाम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। 1984 में 404 सीटें, 49.10% वोट हासिल करना एक पार्टी के तौर पर सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एक कांग्रेस जिसकी लीडर इंदिरा गांधी को उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, उस कांग्रेस का आजादी के बाद अब तक कभी चढ़ान कभी ढलान, कभी चढ़ान कभी ढलान, कैसा सफर रहा। और वो कांग्रेस आज विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने तक का संघर्ष करती हुई क्यों नजर आ रही है, इस जर्नी को, इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। और इस समझने के लिए शुरुआत 1951-52 में देश में जो पहले आम चुनाव हुए थे, पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहां से करेंगे, जब नेहरू एरा कह सकते हैं। 1952 के चुनाव, 1957 के चुनाव और 1962 के चुनाव, ये नेहरू एरा था कांग्रेस का। और कांग्रेस इसी दौर में चढ़ान की तरफ गई है पहली बार। पहले चुनाव में भी प्रचंड जीत मिली, 499 में से 364 सीटें जीती, 44.99% वोट मिले। नंबर 2 पर अगर परसेंटेज के हिसाब से रहते हैं तो जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी रही, जिसको 10.59% वोट मिले, लेकिन उसको सीटें 12 मिली थी। जो सीपीआई पार्टी थी उसको सीटें 16 मिली थी, हालांकि वोट परसेंटेज उनका 3.29% ही था, क्योंकि सीपीआई का जो बेस था वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी भारत था। जनसंघ को पहले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस को जो ये प्रचंड बहुमत मिला था, 499 सीटों में से 364 सीटें, इसमें अगर बड़ी जीत की बात करते हैं तो बिहार की 45 में से 40 सीटें मिली थी, यूपी की 86 में से 81 सीटें मिली थी, बंगाल की 34 में से 21 सीटें मिली थी, पंजाब की 18 में से 16 सीटें, उसमें पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करता था, बॉम्बे प्रांत जिसमें गुजरात और आज का महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, 45 में से 40 सीटें मिली थी, असम की 13 में से 11 सीटें मिली थी, मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटें मिली थी, मैसूर प्रांत की 11 में से 10 माफी चाहूंगा, 11 में से 10 सीटें मिली थी, और राजस्थान के अंदर 20 में से 9 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस को पहले लोकसभा चुनाव के अंदर वो इलाके जहां पर सीधे रजवाड़े हुआ करते थे, उन इलाकों में कांग्रेस को ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। राजस्थान के अंदर 20 में से 9 सीटें कांग्रेस जीती थी, 6 सीट निर्दलीय जीते थे। राम राज्य परिषद की, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को 3 सीटें मिली थी, और जनसंघ को राजस्थान से 1 सीट मिली थी। जब दूसरे आम चुनाव हुए 1957 के अंदर, तो कांग्रेस को पहले चुनाव से भी बड़ी जीत मिली। तब तक लोकसभा की सीटें 505 हो चुकी थी और कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। 47.78% वोट बैंक, जो कि पहले 45 के आसपास था, वो 2-2.5% वोट परसेंटेज भी बढ़ा, यानी कि जन समर्थन भी बढ़ा, सिर्फ सीटें ही नहीं बढ़ी। नंबर 2 पर सीपीआई रही थी, जिसको 27 सीटें मिली थी और 8.92% वोट मिले थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि जेपी कृपलानी की थी, उस नई पार्टी ने चुनाव लड़ा, 19 सीटें जीती, 10.41% वोट हासिल किए। जनसंघ को 57 में भी 1 ही सीट मिली थी और 42 निर्दलीय सांसद जीत करके आए थे। पहले और दूसरे चुनाव में एक खास बात यह भी थी कि अगर आप ध्यान से आंकड़ों को मॉनिटर करेंगे तो कांग्रेस के अलावा, या फिर थोड़ा बहुत सीपीआई को कह सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा मार्जिन नहीं, पार्टियों पर बहुत कम लीडर्स जीत करके पहुंचे। इन 2-3 पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी तादाद में निर्दलीय सांसद जीत करके पहुंचते थे। 1957 के अंदर 42 जीते थे। यह आंकड़ा 1962 में गिरा। 1962 में डीएमके से लेकर के, शिरोमणि अकाली दल से लेकर के तमाम नई पार्टियां भी चुनाव लड़ी और उनके बैनर तले कई सांसद चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। निर्दलियों का आंकड़ा जो 1957 में 42 था, वो 1962 में जाकर के 20 पर सिमट गया था। 1962 में 508 लोकसभा सीटों में से 361 कांग्रेस ने जीती, 44.72% वोट हासिल हुआ। वोट परसेंटेज थोड़ा सा गिरा और लोकसभा की सीटें भी थोड़ी सी जरूर गिरी। 371 से कांग्रेस 361 पर आ गई। सीपीआई की 2 सीट प्लस हुई, 27 से बढ़कर के 29 सीटों पर गई, 9.94% वोट मिले। स्वतंत्र पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ी थी, 18 सीटें मिली, 7.89% वोट मिली। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो पिछली बार यहां पर 19 सीटें जीती थी, वो 1962 में सिर्फ 12 सीटें जीत पाई। 14 सीट भारतीय जनसंघ को मिली, पहली बार बड़ी कामयाबी जनसंघ को मिली, और 20 सीट निर्दलीय खाते में गई। और ये जो बड़ी कामयाबियां अलग अलग छोटी पार्टियों को मिली थी, वो इसलिए मिली थी कि ये वो चुनाव थे जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद में हुए थे।
वीके मेनन जो समय के रक्षा मंत्री थे, उनकी काफी आलोचना हुई। उनकी वामपंथी नीतियों के खिलाफ कई नेताओं ने अपनी पार्टियां बनाई और उन पार्टियों को जनता का समर्थन मिला। 15-15, 20-20, 13-12 ऐसी सीटें जीत करके संसद पहुंचे। और वीके मेनन, जिनके ऊपर 1962 में भारत की चीन से करारी शिकस्त की एक बड़ी वजह उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। और बावजूद इसके 1962 के लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई नॉर्थ सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा था। और उनकी वजह से चीन से करारी शिकस्त होने के बावजूद पंडित नेहरू चाहते थे कि वीके मेनन फिर से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। यही वजह थी कि नॉर्थ सीट से बॉलीवुड के बड़े स्टार उस समय के जो थे उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि दिलीप कुमार जिनकी 1961-62 के अंदर गंगा जमुना फिल्म आई थी, वो फिल्म असल में सेंसर बोर्ड ने कुछ पास नहीं कर रहे थे। दिलीप कुमार उनके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में गए, जवाहरलाल नेहरू ने उसको फिर से रिव्यू करने का आदेश दिया, उसके बाद में उनकी फिल्म पास हुई। ऐसे तमाम बॉलीवुड की दुनिया में दिलीप कुमार पर जवाहरलाल नेहरू के एहसान थे। लिहाजा जब जवाहरलाल नेहरू ने खुद फोन करके दिलीप कुमार से कहा कि आप कांग्रेस ऑफिस जाइए, वीके मेनन से मिलिए, वीके मेनन से मिलकर के फिर चुनावी सभाएं की और पूरे कैंपेन के द्वारा चुनावी सभाएं की और वीके मेनन चुनाव जीत करके संसद भी पहुंचे। ये 1962 तक की बहुत सेफ कांग्रेस की जर्नी थी। आजादी के बाद की 3 चुनावों के अंदर पहला झटका लगता है उनको 1963 के अंदर, जब 3 सीटों पर उपचुनाव होते हैं और जवाहरलाल नेहरू के 3 ध्रुव विरोधी चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। हालांकि एक घटना अलग है कि इन चुनावों में जीतने के लिए और 1962 के चुनाव में जीतने के लिए अगर हम बहुत डिटेल में जाते हैं, फिर किसी दिन बात हो गई कि किस तरह से आईबी का उस समय इस्तेमाल लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ध्रुव विरोधी को चुनाव हराने के लिए। ये जो 3 ध्रुव विरोधी थे उसमें पहले थे जेपी कृपलानी। वो चीन युद्ध की वजह से और भारत की हार की वजह से उन नेताओं में थे जो पंडित नेहरू और कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे। जेबी कृपलानी को इस बात से बहुत ऐतराज था कि जिस वीके मेनन की वजह से चीन के सामने करारी शिकस्त हुई, उनको फिर से टिकट दिया। अगर यही वजह थी कि जेबी कृपलानी जो 1962 के आम चुनाव थे उसमें वो नॉर्थ मुंबई सीट से वीके मेनन के खिलाफ चुनाव लड़े थे और यही वजह थी कि नेहरू जानते थे कि ये चुनाव वीके मेनन हार सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको बॉलीवुड के स्टार चुनावी कैंपेन में उतारने पड़े। जेपी कृपलानी जो बिहार की सीतामढ़ी अपनी सेफ सीट छोड़कर के वो वहां मुंबई नॉर्थ गए थे और वहां पर चुनाव लड़ा था और काफी कड़ी टक्कर भी दी थी। दिलीप कुमार वाला ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसका जिक्र वजूद और परछाई नाम की उन्होंने अपनी खुद की किताब के अंदर भी पेज नंबर 242 के ऊपर इस बात का जिक्र किया है। हालांकि जेपी कृपलानी तब वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद में वो जो बाईपोल हुए थे अगले साल उसमें वो चुनाव जीते। राम मनोहर लोहिया बाईपोल में चुनाव जीत करके पहुंचे। फर्रुखाबाद यूपी से वो चुनाव लड़े और जीते। जब 1962 का आम चुनाव हुआ था तो फूलपुर से वो पंडित नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़े थे राम मनोहर लोहिया। हालांकि तब वो 1962 में फूलपुर में नेहरू के सामने हार गए थे। फिर 63 के बाईपोल के अंदर वो फर्रुखाबाद से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। और तीसरे नेता थे मीनू मसानी, जो कि स्वतंत्र पार्टी थी और जिन्होंने बाद में 1967 के अंदर बंगाल के एक रिटायर्ड जज को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था। नहीं, जज थे जिन्होंने इस्तीफा देकर के चुनावी मैदान में आ गए थे, सुब्बा राव या शायद ऐसा कुछ नाम था। खैर, फिर ये वो दौर था जो बाईपोल होना, 3 कट्टर आलोचकों का जीत करके संसद पहुंचना और वहां संसद के गलियारों के अंदर और सदन जो कि एक तरफा होल्ड हुआ करता था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वहां उनके मजबूत विरोधियों का अड्डा बनने की वजह से धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई। और इन 3 नेताओं का, जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी के चुनाव जीतकर संसद पहुंचते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत हद तक ये समझ चुके थे कि अब कांग्रेस के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फ्यूचर में कई बड़े चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, क्योंकि 1952 और 57 के चुनाव में और 62 के चुनाव में कुछ हद तक लोगों ने नेहरू के चेहरे पर वोट किया था, लेकिन भारत चीन युद्ध और उसमें भारत की करारी शिकस्त ने नेहरू के चेहरे को, पब्लिक के अंदर उस चेहरे के प्रति भरोसे को कमजोर किया। और इस बात को नेहरू ने भली भांति महसूस किया जब उनके कट्टर विरोधी उनकी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद जब उपचुनाव में जीत करके संसद पहुंच गए। इसके बाद में नेहरू ने एक के कामराज मॉडल को लागू किया। के कामराज जो कि दक्षिणी भारत के बड़े नेता थे, तमिलनाडु के उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनको हैदराबाद में नेहरू ने बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग करके ये तय हुआ कि सत्ता में जो 12-15 सालों से है, अब वो सत्ता छोड़कर संगठन में लौटेंगे ताकि ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ताओं को ये महसूस किया जाए कि ये जो सरकार है ये ग्रासरूट लेवल के लोगों के लिए काम करती है।
यही वजह रही कि तमिलनाडु के समय के मुख्यमंत्री के कामराज ने एक मुश्त होकर के पूरे मंत्रिमंडल के साथ में इस्तीफा सौंप दिया। वो सत्ता छोड़ करके संगठन में आए। के कामराज मॉडल और आगे बढ़ाया जाने लगा। अगले साल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो के कामराज उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा था, लेकिन इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। तमाम उठापटक चली। इस उठापटक के बीच में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एक सत्ता की नई बागडोर, लेकिन किसको पता था कि 2 साल के भीतर स्थितियां फिर बदलेगी, फिर नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद में कामराज की लीडरशिप में कांग्रेस का एक धड़ा था जो सत्ता फिर से नेहरू परिवार को सौंपना चाहता था, इंदिरा गांधी को सत्ता सौंपना चाहता था। उधर मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के तौर पर सामने आए। इस दोनों टाइम में, नेहरू के निधन के बाद में और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद में, कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी आमने सामने हुए तो फिर वोटिंग कराई गई, और जो वोटिंग के आंकड़े रहे वो ये रहे कि 169 सदस्य मोरारजी देसाई के पक्ष में रहे और 355 सदस्य इंदिरा गांधी के पक्ष में रहे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी क्लियर मेजोरिटी के साथ में, क्योंकि के कामराज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो इंदिरा गांधी के पक्ष में थे। लेकिन यहां से कांग्रेस की विभाजन की जो रूपरेखा थी वो शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस के विभाजन की स्थितियां पैदा होनी शुरू हो चुकी थी और आने वाले समय में ये विभाजन हुआ भी। मोरारजी देसाई और ये तमाम लीडर्स अलग हुए, कांग्रेस ओ बनाई, इधर कांग्रेस इंदिरा नाम से एक अलग गुट बना। जो कांग्रेस ओ थी उसके पक्ष में 65 एमपी और 259 एआईसीसी मेंबर थे और बाकी के सारे कांग्रेस इंदिरा के साथ में चले गए थे। 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने क्लियर मेजोरिटी के साथ से फिर सत्ता में वापसी की, 352 सीटें जीती और 43.68% वोट हासिल किए। और जो कांग्रेस ओ थी वो सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव जीत पाई। और यहीं से क्लियर हो गया कि असल कांग्रेस कौन सी है। असल कांग्रेस इंदिरा गुट वाली, क्योंकि कांग्रेस 2-3 बार टूटी है, लेकिन असल कांग्रेस वही रही जो गांधी नेहरू परिवार की लीडरशिप में जो कांग्रेस का धड़ा आगे बढ़ा, वही असल कांग्रेस रहा। 16 सीटें सिर्फ कांग्रेस ओ यहां पर चुनाव जीत पाई। 1977 के अंदर जब आपातकाल के बाद में चुनाव हुए तो कांग्रेस को पहली बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी को आपातकाल के बाद के चुनाव के अंदर 295 सीटें मिली, 43.32% वोट मिले। कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई, 34.52% वोट मिले। इसके अलावा एआईएडीएमके पहली बार, डीएमके जो तमिलनाडु की बड़ी पार्टी वो 1962 में बन चुकी थी, पहली बार चुनाव लड़ा। एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये पार्टी पहली बार 1977 में अस्तित्व में आई, चुनाव लड़ा और 18 सीटें जीती। सीपीआई में भी तब तक विभाजन हो चुके थे। सीपीआई-एम चौथे नंबर की बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और 22 सीटें उसने जीती। चौथे नंबर पर एआईएडीएमके थी जो नई पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी। लेकिन आपातकाल ने कांग्रेस के वजूद को खत्म नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जो कर्नाटक की एक सीट का उपचुनाव हुआ, वहां से फिर से चुनाव लड़ी, चुनाव जीती और वो उनके एक कमबैक, वो जो उस चुनाव के अंदर वो चुनाव लड़ी और एक दो दूसरे भी इंसिडेंट थे। एक जगह वो हाथी पर चढ़कर के जनता के बीच में, बारिश के बीच में हाथी पर चढ़कर जनता के बीच में पहुंचते हैं। एक नरसंहार होता है और वहां पर वो संघर्ष करके जो जिस तरीके से पहुंचती हैं, ये वो तमाम चीजें थी जिसने इंदिरा गांधी को कमबैक दिलाया। 1980 के चुनाव हुए, 353 सीटें जीती कांग्रेस इंदिरा, 42.69% की वही इंदिरा थी जो ठीक 3 साल पहले करारी शिकस्त का सामना कर चुकी थी। 3 साल के अंदर बड़ा कमबैक किया, 353 सीटें जीती हैं। 1984 रिकॉर्ड इंदिरा गांधी की हत्या होने के ठीक बाद में राजीव गांधी ने समय से पहले चुनाव कराए, कांग्रेस को 404 सीटें मिली। बीजेपी को 1984 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लेकिन 1989 के जब चुनाव हुए, राजीव गांधी के एरा, ये डिजिटल का दौर था, टेक्नोलॉजी का दौर था। पहली बार राजीव गांधी वो लीडर थे जिसने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। टेक्नोलॉजी पर सरकारों का विशेष ध्यान आया। राजीव गांधी के बाद में एक लंबा दौर चला 2014 से पहले का, जब एक कूलिंग पीरियड आ गया। टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया। हालांकि दुनिया में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लिहाजा उस रफ्तार से तो जाहिर सी बात है जितना स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना था उतना उसने इंडियन भारतीय सिस्टम के अंदर भी एक्वायर किया। लेकिन जो गति राजीव गांधी ने दी या उसके बाद में जो 2014 के बाद में मिली, उतना टेक्नोलॉजी को बीच के एरा में नहीं मिली। 1989 के अंदर बीजेपी
क्योंकि जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव बीजेपी बनी थी 1980 में, तो जनता पार्टी से अलग होकर के जनता दल भी बना था। तो जनता दल और बीजेपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा 1989 में। कांग्रेस को सिर्फ 197 सीटें मिली, जनता दल को 143 सीटें और बीजेपी को 85 सीटें मिली। यहां कांग्रेस को एक बड़ा सिग्नल मिल चुका था कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के एक अल्टरनेट के तौर पर एक पार्टी उभर रही है, एक पार्टी जो हिंदुत्ववादी वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती है, एक पार्टी जो काऊ बेल्ट में बहुत तेजी से जन समर्थन जुटा रही है। और यहां से कांग्रेस ने एक साइन समझा। 1991 के चुनाव हुए, चुनाव के बीच में ही दक्षिण के चुनावी सभा के दौरे के समय राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद में जो आखिर के फेज में कांग्रेस को अच्छे खासे उस सिंपैथी के लहर के चलते वोट मिलते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन राजीव गांधी की तब तक हत्या हो जाती है और सोनिया गांधी सत्ता से पूरी तरह दूर रहने का फैसला लेती है। उसके पीछे कई वजह बताई जाती है। प्रियंका राहुल का प्रेशर भी बताया जाता है कि वो अपनी दादी और अपने पिता की हत्या देखने के बाद में काफी डरे हुए थे। सोनिया गांधी पावर से टोटली बाहर हो जाती है, राजनीति से दूर हो जाती है, गांधी परिवार एक तरह से कह सकते हैं राजनीति से दूर हो जाता है। इसी बीच 1991 से 96 का कांग्रेस का बहुत अलग दौर रहा। बाबरी विध्वंस का दौर आया, बीजेपी के प्रति जन समर्थन तेजी से बढ़ने लगा। कांग्रेस के भीतर उस समय नरसिम्हा राव ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दोनों उन्होंने अपने पास रखा था। उनकी सोच ये थी कि ताकि विभाजन ना हो ज्यादा। बहरहाल कांग्रेस के भीतर नरसिम्हा राव के अलावा एक बड़ा गुट था जिसको बीजेपी के राइज का बहुत अच्छे से एहसास था और वो ये जानता था कि अगर कांग्रेस को कमबैक दिलाना है तो फिर से लीडरशिप गांधी परिवार को देनी पड़ेगी, नेहरू परिवार को देनी पड़ेगी। सोनिया गांधी को फिर से तैयार किया गया। फिर से आने वाले समय में 1996 के अंदर तो हालांकि 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, फिर एचडी देवगौड़ा 11 महीने तक रहे, फिर इंद्र कुमार गुजराल रहे, अस्थिर सरकारें रही, फिर से चुनाव हुए, फिर वाजपेयी 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर चुनाव हुए, फिर वाजपेयी, हालांकि उसके बाद वाले चुनाव में उन्होंने 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल किए, लेकिन तब तक सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाल ली थी। 2004 के लोकसभा चुनाव आए, कांग्रेस जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थी। बीजेपी की जीत क्लियर मानी जा रही थी क्योंकि वाजपेयी को लेकर के पब्लिक में एक अच्छा मैसेज था, लेकिन जिस वोट बैंक को बीजेपी टारगेट कर रही थी उसमें एक बड़ा विभाजन था। लेकिन उनके एंटी वोटर जो 2002 के गुजरात दंगों की वजह से एकजुट हुआ, कांग्रेस को फायदा मिला। कांग्रेस ने खुद ने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस यूपीए का अलायंस तब तक बन चुका था, यूपीए अलायंस की सरकार बनी। कांग्रेस की क्लियर मेजोरिटी सरकार नहीं थी, अलायंस सरकार थी। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का दौर आया, लेकिन यह कांग्रेस का एक नया एरा था जहां से कांग्रेस ने फिर से जो 1991 में ठीक ठाक, चूंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद में 2 चरण के जो आखिरी वोटिंग थी उसमें अच्छा समर्थन मिला जिसकी वजह से राइज हो पाया, और उसके बाद में 96 में हारे, 97, 98 लगातार 3-4 प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी रहने की वजह से कांग्रेस काफी पावरलेस होती जा रही थी। फिर सीताराम केसरी प्रकरण की वजह से कांग्रेस को काफी फजीयत का सामना करना पड़ा था। एक एससी वोट बैंक के अंदर एक सीताराम केसरी प्रकरण से एक अलग मैसेज गया था। लेकिन 2004 में सत्ता में वापसी, सोनिया गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में मजबूत होल्ड बना। वो अलग घटनाक्रम है कि क्या स्थितियां बनी, किन स्थितियों में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 2004 से 2009 का टेन्योर कांग्रेस का अच्छा था। उस दौरान नरेगा जैसी पब्लिक वेलफेयर की कई स्कीम्स आई, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून भी आए, जिसकी वजह से जो ये सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिला। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को फिर से जब सत्ता में आई, उसके बाद का 2014 के बीच का कुछ फैसलों की वजह से, कुछ फैसले न ले पाने की वजह से, करप्शन जैसे तमाम इश्यूज, या फिर हम कहें कि वैसे उसका एक माहौल बनने की वजह से एंटी कांग्रेस इन्वायरमेंट बना। अन्ना आंदोलन ने उस इन्वायरमेंट को और बढ़ाया। उसके बाद में हालांकि कांग्रेस ने प्रयास जरूर किया था कि आम आदमी पार्टी का गठन, ऐसा कहा जाता है कि एंटी कांग्रेस वोट पूरी तरह से भाजपा की तरफ जा रहा था और इसी में विभाजन करने के लिए, विभाजन की रणनीति के तहत ही आम आदमी पार्टी का गठन सोनिया गांधी के इशारे पर ही अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन समय के साथ आम आदमी पार्टी ने कुछ इलाकों के अंदर इतना विस्तार किया कि वो कांग्रेस के लिए ही चैलेंज बनकर के बैठ गई। 2014 में चुनाव हारना कांग्रेस के लिए फिर से एक नए एरा की शुरुआत थी। उसी एरा के अंदर एक नया पड़ाव था, सोनिया राहुल एरा के अंदर एक नया पड़ाव था। कांग्रेस काफी करारी शिकस्त का, ऐतिहासिक शिकस्त का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। 2017 तक आते आते कई राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी।
सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में गुजरात में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर। 2018 के विधानसभा चुनाव में गुजरात, माफी चाहूंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनी तो राहुल गांधी का एक राइज देखा गया। कांग्रेस फिर से कमबैक करती हुई दिखी, लेकिन 2019 में पुलवामा प्रकरण और तमाम राष्ट्रवादी लहर के चलते फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन समय के साथ भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर उसके बाद में मणिपुर से जो बॉम्बे तक यात्रा निकाली गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन तमाम वजहों से कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल गांधी के प्रति विश्वास जरूर पनप रहा है। लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कांग्रेस अभी तक वो जो 404 का आंकड़ा था, उस आंकड़े को के साथ न्याय करती हुई या उसको जस्टिफाई करती हुई, उसके हिसाब से अपने वजूद को स्थापित करती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये कांग्रेस की जर्नी पर एक नजर थी। कांग्रेस को लेकर के या फिर बीजेपी के राइज को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किसी पार्टी के राइज को लेकर के फिर किसी दिन आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।